तो चीजें अब चेंज हो गई हैं और प्रेशर लेवल पे थोड़ा सा आदमी अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचता है, एनर्जेटिक रहता है, यंग रहता है, तो वो जाने का ज्यादा उसको मतलब इजली वो आप किसी की बातों में मैनिपुलेट जल्दी हो जाता है क्योंकि उसको एक्चुअल मार्केट रियलिटी पता नहीं है। फिर एटीएस कंप्लाइड रिज्यूमेज ही आज के टाइम पे ज्यादा बेनिफिशियल है। जैसे कि हम्म। फोटो थोड़ी प्रोफेशनल लगाइए, कई बार क्या होता है शादी की फोटोज लगा रखी है, सेल्फी लगा रखी है, और तो और प्लस बहुत सारे अपने 4 पेज की रेज्यूमे बना रखी है, पूरे समर इंटर्नशिप का पूरा उन्होंने डिटेल दे रखा है। अब आपने समर इंटर्नशिप करी है फॉर 2 मंथ, 1 month to 45 days, then it can be negotiable to you to 45 days. However, it is for 3 months only। और दूसरा, एक बार जब, मुझे बोलना नहीं चाहिए, एक बार जब ऑफर। Hi, welcome Summer to this episode of All About Success. थैंक यू सो मच। Uh, हाउ आर यू? I'm good. आप कैसे हो, समर? मैं भी बहुत बढ़िया, बहुत ओके, बढ़िया। तो मैनेजेबल आज वर्क। मोस्ट प्रिविलेज कि आप आज इस सेशन में ज्वाइन किए हो एंड आज इस सेशन से जो देख रहे हैं उनको पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें। ओके, तो हमारे साथ है समर एंड आज जानेंगे उनसे बहुत सारी चीजें एचआर रिलेटेड, रिज्यूमे कैसे ढंग का बनाना चाहिए, कितने पेजेस के रिज्यूमे होने चाहिए। तो समर, ओवर टू यू, अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ आप शुरू कर सकते हैं। Okay, thank you so much, Joy. And my name is Samar Siddiqui, and I have 9 years of experience in HR domain. And currently, I'm working as an HR business partner in an IT gaming company, right? इससे पहले की अगर बात की जाए तो मैंने जो स्टार्ट करा था वो 2016 से स्टार्ट करा था विप्रो से। एंड आई वर्क देयर फॉर 3 इयर्स। फिर उसके बाद एक और एक नोएडा में एनएससीजेड में कंपनी है, फेज 2 में सीवाई फ्यूचर इज डेटा सेंटर बेस्ड कंपनी। कंपनी का खुद का डेटा सेंटर है, तो उसके उसमें मैं फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स था, 2019 to 22, and then from 22 to till now I'm here only. Or I basically come from a place in Uttar Pradesh called Balia, which is हम्म। also known as Bagi Balia। बागी बलिया उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत साल पहले ही उसको आज़ादी मिली थी। जैसे देश जो है वो आज़ाद हुआ था 1947 में, हम्म। 15 August, but Balia got independent in 1943, 4 years prior on 19 August। तो इसलिए आज भी 19 अगस्त को हम लोग बलिया बलिदान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। एक तो यूनिक पार्ट ये है, बाकी बहुत सारे जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, चित्तू पांडे हो गए, मंगल पांडे हो गए, ये लोग थे वहां से। एंड जो भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं, दिनेश्वर मिश्रा जी हो गए, जयप्रकाश नारायण जी हो गए, हमारे आदरणीय चंद्रशेखर सिंह जी जो प्राइम मिनिस्टर भी रहे इंडिया के, वो सारे लोग बलिया से। हम्म। ओके, तो आपका इतने साल का एक्सपीरियंस है एचआर डोमेन में, आपका एक्सपर्टीज है उस डोमेन में, तो थोड़ा जो देख रहे हैं वो एक्चुअली जॉब रिलेटेड ढूंढना चाह रहे हैं, कैसे जॉब में एंट्री लिया जा सके अच्छे रेज्यूमे के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ। तो एक रेज्यूमे अच्छा बनाने के लिए क्या जरूरी है? क्या वन पेजर रेज्यूमे या फिर थोड़ा ज्यादा? अगर फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 1 पेज ऑफ रिज्यूमे बहुत सही है। सबसे पहली चीज की जो 1 पेज का जो रिज्यूमे है ना, उसमें आपको अपना जो भी इंटर्नशिप के जो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप का, उससे ज्यादा डिटेल नहीं देनी चाहिए। आई गेस 1 पेज ऑफ सीवी इज इनफ फॉर अ फ्रेशर। आप हम्म। उसमें जस्ट अपना अपना डिटेल्स दे सकते हैं नॉर्मल। एंड उसमें आप बस अपना ग्रेजुएशन का 10th 12th के जो आपके मार्क्स हैं, और प्लस आपको अगर कोई आपका स्पोर्ट्स में कोई अचीवमेंट है तो वो सब मेंशन कर सकते हैं। सेकेंडली, एटीएस कंप्लाइड रिज्यूमेज ही आज के टाइम पे ज्यादा बेनिफिशियल है। जैसे कि हम्म। पैन पैन पास करके एक है, उसमें आप टेम्पलेट चूज कर सकते हैं, फिर वहां से आप अपनी जो रिज्यूमे बनाएंगे ना, तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है क्योंकि शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आजकल मोस्टली एटीएस के से रिलेटेड ही रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग हो रही है। तो फ्रेशर्स के लिए 1 पेज ऑफ सीवी इज गुड इनफ। और दूसरा, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और फोटो थोड़ी प्रोफेशनल लगाइए। हम्म। बाकी तो आई गेस 1 पेज हम्म। ऑफ रेज्यूमे इज गुड। क्या आपने कभी देखा है कि बहुत अनप्रोफेशनल फोटो लगा देते हैं, फिर उसमें भी कभी कभार बहुत राइट स्वाइप हो जाता है, लोग लेते नहीं है? बिल्कुल, आईटी देखिए, राइट स्वाइप नहीं, क्योंकि एक तो उनको मेन चीज है यहाँ पे उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि उनको देखिए कॉलेजेस में आजकल बेसिकली
जो फाइनल सेमेस्टर, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में अब ये हो गया कि फाइनल सेमेस्टर में इस तरह की ही ट्रेनिंग होती है। एक सेमेस्टर का लास्ट 7 to 8 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट होता है जो हम्म। कि सॉफ्ट स्किल में और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे फोकस्ड होता है। तो उसमें ये बताने लगे हैं, पहले नहीं बताते थे, तो अब जाहिर सी बात है जब इसको बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो कई बार क्या होता है, शादी की फोटोज लगा रखी है, हम्म। सेल्फी लगा रखी है, और तो और प्लस बहुत सारे अपनी 4 पेज की रेज्यूमे बना रखी है, पूरे समर इंटर्नशिप का पूरा उन्होंने डिटेल दे रखा है। अब आपने समर इंटर्नशिप करी है फॉर 2 मंथ, लेकिन आपने इतना उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि जिसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं रहता। तो हम्म। उस ऐसे भी बहुत रिजेक्शन हुए हैं। तो आई थिंक लोग, स्टूडेंट्स को ये लगता है, फ्रेशर्स को, कि इस तरह हाईली चांसेस होंगे सिलेक्शन के, बट ये उल्टा रहता है, वो हाई ओके। चांसेस ऑफ रिजेक्शन हो जाता तो है, राइट। बेसिकली आप एक एचआर के डोमेन से हो, तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसके पीछे का कहानी क्या है? लाइक वो क्यों ज्यादातर एचआर पूछते हैं, क्या जानने के लिए? की अच्छी नहीं बनाई रहती है, लेकिन जब आप एक्चुअल उससे इंटरेक्ट करते हैं तो वो बहुत ही टैलेंटेड निकलता है, ठीक है। और कई हम्म। बार क्या होता है कि जिस तरह से उसने सीवी बना रखी है, तो उस हिसाब से उसका जब आप इंटरव्यू लेते हैं तो वो उतना टेक्निकली साउंड नहीं लगता। हम्म। तो ये सब छोटी चीजें हैं। बाकी फ्रेशर्स का देखिए, मैं आपको बताऊं, ज्यादा इंटरव्यू का जो लंबा पैनल डिस्कशन ये होता नहीं है। इट हार्डली इज ऑफ 2 to 3 राउंड, ठीक हम्म। है। और क्योंकि सबको पता है कि फ्रेशर से आप उतना डीप क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, जब उससे प्रॉपर कोई कोडिंग बैठा के नहीं कराएगा, ये तुम कोड करके बताओ, लेकिन जस्ट एक उसका एक कुछ टेक्निकल, उसको कौन सी लैंग्वेज में इंटरेस्ट है। जरूरी नहीं है कि अगर आपको जावा में इंटरेस्ट है तो आप C++ के लिए गेम डेवलपमेंट के क्वेश्चन में इंटरव्यू दे रहे हैं, या अगर हम्म। आपको पाइथन में इंटरेस्ट है तो आप जावा या PHP का दे रहे हैं। तो डिपेंड्स कि आपकी एक्सपर्टाइज कितना, आपको इंटरेस्ट कितना, आपको किस फील्ड में जाना है। तो बहुत सारे इंजीनियरिंग ग्रेड्स जो है वो कई बार यू नो कोडिंग में उतने सक्सेसफुल नहीं होते जितना कि वो टेस्टिंग फील्ड में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो आई थिंक बहुत सारे अगर क्यूए टेस्टर भी अगर ज्वाइन करते हैं एज फ्रेशर तो वो उसमें बहुत अच्छा करते हैं। या आजकल टेक्निकल वालों के लिए PMO का भी अच्छा रोल आ गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, हम्म। स्क्रम मास्टर्स जो हो गए या PMC सर्टिफाइड हो गए। तो ये चीजें फ्रेशर्स के पास अब टेक्निकल जरूरी नहीं कि है कि कोई फ्रेशर है जो इंजीनियरिंग ग्रेड है वो सिर्फ टेक्निकल कोडिंग में ही जाए हार्डकोर, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन। डेटा एनालिटिक्स भी हो गया, क्या मैं मान सकता हूँ इस चीज को? हाँ, डेटा एनालिटिक्स भी हो गया। डेटा एनालिटिक्स है, मशीन लर्निंग है, बहुत सारी चीजें हैं, बट इसमें अभी मोस्टली थोड़ा सा फ्रेशर्स को उतना प्रेफरेबली नहीं लिया जाता है। बट हाँ, एक्सपीरियंस ग्रेड्स, मतलब जो एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, उससे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। हालांकि बहुत सारी कंपनीज में एज अ डेटा साइंटिस्ट भी लेते हैं फ्रेशर्स, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज का मैं कहता तो ये फ्रेशर्स सोचते हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा कॉमन सी एक बात है कि मेरे पास तो एक्सपीरियंस है ही नहीं, लेकिन ज्यादातर जो कंपनीज है वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो मैं ऐसे फ्रेशर क्या ही करूँ, उस चीज में क्या ही एडअप करूँ? क्योंकि ज्यादातर फ्रेशर क्या करते हैं, हॉबीज लिख देते हैं, कुछ कुछ शायद प्रोजेक्ट किए हैं वो लिखते हैं, उनके पास इंटर्नशिप होते नहीं है बहुत ज्यादा। इंटर्नशिप नहीं होंगे तो जॉब कैसे मिलेगा उनको, मोस्टली? तो क्या उनका सोचना भी ये सही है, या फिर कुछ ऐसा एडअप भी करे जो रेज्यूमे में जो उन्होंने किया हुआ है शायद स्कूल में कॉलेजेस में, वो सही बैठता है? है। तो सबसे पहली चीज की, फ्रेशर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज तो कम रहती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आजकल इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गए हैं, इतने सारे लाखों में बच्चे पास आउट कर रहे हैं, तो सबको तो एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं है। इट्स जस्ट फैक्ट कि बहुत सारी कंपनी जो कैंपस से भी उठाती हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 50, 100, इससे ज्यादा कहाँ उठाते पर कॉलेज की मैं बात बता रहा हूँ। इवन TCS वगैरह भी है, तो TCS वगैरह भी बल्क हायरिंग में अगर फ्रेशर्स को बच्चे लेते हैं तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे रहते हैं जो 1.5 1.5 साल तक बेंच पे ही रहते हैं, हम्म। 2 2 साल तक, एक एक 2 2 साल तक। तो ये सब चीजें भी हैं। बाकी फ्रेशर्स को भी अपना ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि हाँ, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए मुझे कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। तो वो थर्ड ईयर में ही, फाइनल ईयर में ही उनको इस तरह से अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि मुझे क्या ऐसा अलग हट के क्या करना है जिससे मेरे चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़े। ऐसा नहीं है कि, अब जैसे मैंने जो लास्ट पॉडकास्ट दिया था हम्म। उसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो सारे फ्रेशर्स मुझे लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेजने लगे। तो मेरा माई वे इज जस्ट टू गाइड देम, rather देन ऐसा नहीं कि मुझे आप फॉलो कर लें या मुझे आप मैसेज कर लें तो मैं आपको जॉब दे दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे हर कंपनी भी ज्यादा से ज्यादा 50 फ्रेशर्स हायर करेगी, क्योंकि
हर कंपनी में अगर फ्रेशर्स हायर हो जाएंगे तो कंपनी की ग्रोथ भी तो देखनी पड़ेगी। तो फिर वही बंदा जब 3 इयर्स 5 इयर्स का एक्सपीरियंस ले लेगा कंपनी से, तब वो नेक्स्ट कंपनी में जाके और अच्छा कंट्रीब्यूशन करेगा। लेकिन अगर हर कंपनी सिर्फ फ्रेशर्स को हायर करने लगेगी तो कंपनी को भी तो अपना ग्रोथ पैटर्न देखना है। यू नो हम्म फ्रेशर्स को इसलिए लाया जाता है कि वो काम कॉलेज से पास आउट होंगे, वो एंथुजियास्ट होंगे, यू नो वेरी क्विक लर्नर होंगे, किस बेसिस पे। बट ऐसा नहीं है कि मतलब लोग इतना ज्यादा मुझे रिक्वेस्ट, मैं आपको बता सकता, मेरे 1000 रिक्वेस्ट आ गई। आई बाप वाज रे। सो एवरीबडी सर मुझे जॉब जॉब दे। देखिए मैं जॉब दिलाने के लिए आई कैन ओनली गाइड यू, राइट। तो हम्म आप उस चीज को, आप उस इंटरव्यूज का पॉजिटिव पार्ट उठाइए, आप अपने अंदर चेंजेस लाइए, देन यू बाकी बहुत लोगों को अगर हुआ भी तो मैंने लगवाया भी, जो मेरे नोन उसमें थे। बट अब जब ये होता है कि जब जहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर तो मेरे हाथ में नहीं हम्म आप पूछ सकते हो इस कमेंट में भी यहाँ पे समझ से, लेकिन बात ये है कि जॉब वो दिलवा नहीं सकते, वो तो आपको ही करना पड़ेगा सारी कोशिशें। उसके बाद भी अगर आप है। आप नाकाम अपने रहते खुद हो से गाइड डेवलप कर। फॉर्म। और दूसरा कि आप पूरे पैन इंडिया में आपको जहाँ भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे जो फ्रेशर्स होते हैं जिनका थोड़ा सा नए रहते हैं तो उनको उतनी मतलब मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो वो एरिया स्पेसिफिक कहते हैं कि मैं दिल्ली एनसीआर में ही करूंगा, या मैं सिर्फ बैंगलोर में करूंगा, या आपको जहाँ भी चेन्नई बैंगलोर हैदराबाद दिल्ली एनसीआर कहाँ पे भी मिल रहा है आप प्लीज वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आपको धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस बिल्डअप हो तो फिर आप अपना चेंज कर लीजिए। हम्म ये बात तो है। अब कुछ एक्सपीरियंस जो बंदे हैं होते हैं, वो 2-3 साल शायद एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उसके बाद उनको स्विच लेने का मन कर गया। लेकिन क्या होता है कि रेजिग्नेशन तो कर कर लिया, लेकिन कहीं दूसरी जगह पे इमीडिएट ज्वाइन का भी सवाल आ जाता है। लेकिन उनका ये होता है कि 45 डेज 60 डेज तक नोटिस पीरियड, उसमें क्या करेंगे? ये तो आपने बहुत अच्छा रिलेटेड पर्सनल क्वेश्चन पूछ दिया है। लेकिन बहुत सारी कंपनीज में ये होता है कि हर कंपनी को इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए, लेकिन हर कंपनी का नोटिस पीरियड 90 डेज का है। ठीक है, इसमें ये है कि थोड़ा सा नेगोशिएशन स्किल्स जो होता है वो एम्प्लॉय को अपना ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार एम्प्लॉयज उस इतना ज्यादा अपना इंटरेस्ट शो कर देते हैं कि अगले रिक्रूटर को भी ये लगता है, कंपनी को लगता है कि ये ज्वाइन तो करेगा ही करेगा। हम्म यू डोंट हैव टू शो सो मच ईगरनेस दैट यू आर वेरी विलिंग टू जॉइन द कंपनी। कुछ बहुत ज्यादा यू नो बटरिंग मैसेजेस करेंगे एंड कि आई एम वेरी ईगर टू जॉइन योर कंपनी एंड ये वो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, ऐसे नहीं की जरूरत है। क्योंकि फिर आपके नोटिस पीरियड पे बात आ जाती है। नोटिस पीरियड अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज को देखा है, जैसे 3 मंथ का नोटिस पीरियड है, बट वो कहते हैं कि मेरा 1 मंथ का ही, मतलब इट इज नेगोशिएबल टू 1 मंथ, जो एक्चुअल में नहीं होता है। तो आपका अगर 3 मंथ का है जो आपको लगता है कि नेगोशिएबल है, तभी आप बोलिए। नहीं तो आप बोल दीजिए कि आई एम ऑन अ सीनियर पोजीशन, तो डेफिनेटली ट्रांजिशन विल टेक 1 मंथ टू 45 डेज, then it can be negotiable to you to 45 days, however it is for 3 months only। और दूसरा, एक बार जब मुझे बोलना नहीं चाहिए, एक बार जब ऑफर लेटर रिलीज हो गया तो उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो एक्सटेंड हो ही जाती है। हम्म अगर मान लीजिए किसी को 1.5 महीने बाद की ज्वाइनिंग मिली, एम्प्लॉय के घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी, फैमिली इमरजेंसी, तो वो कह देता है आई कांट ज्वाइन, आई ज्वाइन आफ्टर 15 डेज। तो ऐसा थोड़ी कंपनी कहती है नहीं आपका ऑफर लेटर कैंसिल है। नहीं वो तो तो वंस दी ऑफर लेटर गेट रिलीज फ्रॉम द कंपनी, तो उसमें कोई चैलेंज नहीं है। हम्म तो इट्स आई जस्ट कि थिंक आप कैसे स्मार्टली करते हैं। आई थिंक दोनों तरफ ट्रांसपेरेंसी रहना बेटर है। एंड अगर आपको उस टाइम कंपनी नहीं समझ रही है जब वो हायर करने वाला है, तब बाद में जाके समझेगी वो, मतलब थोड़ा इम्पॉसिबल सा ही बात हो जाता है फिर। वही है। नहीं, और अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी, कई बार क्या होता है कि कंपनीज ऐसी पोजीशन ही ओपन करती है जहां बहुत इमीडिएट ज्वाइनर रिक्वायर्ड होता है। हम्म तो फिर आप, आई थिंक उसको जस्ट पकड़ने के लिए आप इतना ज्यादा झूठ बोले, इतना लंबा प्रोसेस करें, तो इट्स बेटर टू बैक आउट फ्रॉम दैट। क्या हम्म पता आपकी जगह कोई एक्चुअल में कोई इमीडिएट ज्वाइनर हो, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत सारे ऐसे employees हैं जो ले ऑफ कर दिए जाते हैं और वो घर पे बैठे रहते हैं। तो कहीं ना हम्म कहीं आप उनकी अपॉर्चुनिटी मिस करवा रहे हैं। तो ये चीजें हैं। तो अगर बाकी, अगर हाँ, अगर कंपनी आपको 2 मंथ के लिए वेट कर रही है तो वो 2.5 मंथ भी वेट कर सकती है, 3 मंथ भी वेट कर सकती है, ऐसा कोई नहीं। हम्म ओके। तो पता नहीं, लेकिन मैं जितना देखता हूँ लिंक्डइन में कि ले ऑफ्स हो रहे हैं पहले से भी काफी। आप इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज को देखिए, कितना ज्यादा जीडीपी एकदम ऐसी तैसी हो रखी है, बट इंडिया हम्म स्टिल
growing up and mashallah चल रहा डेफिनेटली डेफिनेटली। आ, तो एक्चुअली इसके बारे में बात किया है कि लोग एक्चुअली दूसरे बिजनेसेस भी देख रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है क्या कि हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेसफुल हो जाता है, तो लोग बैकआउट करना चाहता है जॉब से। ऐसा हो रहा है क्या? क्या आप इतने साल से एक्सपीरियंस्ड हो, कभी ऐसा फील हुआ है आपको भी? है। नहीं देखिए, उधर जो जो बहुत 15-20 साल से जो इस इंडस्ट्री में है, वो लोग अब सीनियर पोजीशन पे भी आ गए हैं, हम्म। बट हम्म। सैलरी इज नॉट एवरीथिंग। सैलरी भी है उनकी, लेकिन काम आजकल इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गया है कि और आपकी जितनी ज्यादा सैलरी होती है, आपको कंपनी मैनेजमेंट से एक्सपेक्टेशन भी उतनी ज्यादा होती है। तो हम्म। फिर उस लेवल का स्ट्रेस कभी कई बार आप नहीं ले पाते हैं। कि आजकल जैसे लिंक्डइन पे भी एक जोक में चल रहा था ना कि योर व्हाट इज योर सीटीसी, तो सीटीसी इज 1 करोड़, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड अदर थिंग्स। सो in the benefits part you get sugar, you get BP. So हम्म। these are the benefits of incentives जो बोलते हैं। तो ये है, तो वो सब चीजें आती हैं उसके साथ नेचुरली। बाकी तो यू नो अब इसीलिए लोग मूव आउट कर रहे हैं ना। अगर 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो जा रहा है, तो दे आर स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस, और दे आर स्टार्टिंग देयर ओन हम्म। कंपनी ऑन अ स्मॉल स्केल, एंड देन दे आर बिल्डिंग इट। आई थिंक जितने ऊपर हम जाते हैं सीनियर पोजीशन में, उतना एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है, उतना अकाउंटेबिलिटी आई थिंक आ जाता है जॉब के अंदर। एंड अगर आप सीनियर लेवल पे हैं, तो आपके लिए सैटरडे संडे कुछ नहीं है, आपको काम करना ही करना है। मतलब सेवन, हम्म। यू हैव टू बी अवेलेबल 24/7। आपका कोई वर्क टाइम नहीं है 10 to 7, आपको 24/7 काम करना है। हम्म। और ये इतना कई बार स्ट्रेसफुल हो जाता है ना कि आदमी बहुत ज्यादा यू नो कोई आपको डिजीज हो जाएगा, या आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, आप बहुत चुप चुप से रहेंगे, तो ये सब चीजें इम्पैक्ट करती हैं। दूसरा कि सैलरी तो आपकी बढ़ जाती है, और प्लस आपका भी इतना ज्यादा आप अपने आप को पे लाइबिलिटीज ले लेते हैं, घर ईएमआई पे ले लेते हैं, गाड़ी ईएमआई पे ले हम्म। लेते हैं, अपना सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए। तो हम्म। उस बेसिस में आप जॉब भी नहीं छोड़ सकते, जॉब भी नहीं छोड़ राइट। सकते, और ईएमआई बंधा हुआ है। हाँ, ईएमआई तो हर महीने की जा रही है, और हम्म। आप स्ट्रेस स्ट्रेस आउट भी रह रहे हैं, और आप जॉब भी नहीं छोड़ पा रहे, और आप ये बात जैसे कह भी नहीं पा रहे। तो हम्म। तीनों तरह से आप फंसे हुए हैं। तो हम्म। ये सब चीजें हैं। बट आप जैसे अब बहुत सी चीजें धीरे धीरे अब लोग उसमें फिर अपना वही मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे एक्चुअल काम आती है। अगर आपके पास कोई आप अपना पर्सनल कुछ काम कर रहे हैं, या आपके घर में कोई काम कर रहे हैं, तो फिर आप उसमें फुल टाइम फिर आप यू नो लोग आजकल देखिए आईटी के बड़े बड़े टेकीज जो है, वो रिजाइन करके वो अपने गांव पे जाके अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह कर। हाँ, ये भी हो रहा तो ये सब भी मैंने देखे हैं। सो वेरी नॉर्मल थिंग, एंड आपको कोई जज नहीं करता है उस बेसिस पे। और फिर आप कहीं ना कहीं थोड़ा गांव में रहते हैं, तो मेंटल पीस इज व्हाट आई बिलीव दैट मेंटल पीस इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी एंड है। हाँ, एक्चुअल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम इस वीडियो में ये नहीं बोल रहे कि जॉब छोड़ने के लिए, हम बोल रहे हैं कि मल्टीपल एवेन्यू ऑफ स्ट्रीम्स है। अगर कोई करना चाहता है तो वो बेशक कर सकता है, टू गिव अ बैलेंस इन द मेंटल पीस, उस वजह से। एंड बाकी तो आपके ऊपर है, आप देखिए क्या जो करना। अच्छा लगे करना चाहिए। दिल को देखिए, दिल को जो खुशी मिले वही काम करना चाहिए। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने का गालिब ये नहीं है। तो जन्नत की हकीकत तो सबको ही पता ही, जन्नत को जिस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है कि बहुत सारी चीजें, लेकिन हम्म। आपके दिल को जो खुशी मिले वही काम करना हम्म। वही। एंड बहुत लोग का एक सवाल रहता है कि सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा कहीं से भी करने से चलेगा, या फिर आईआईटी सर्टिफिकेशन से रिज्यूमे में देखा जाता है कि कंपनी हायर करती है उन लोगों को जिनका आईआईटी से है, आईआईएम से है। चाहिए। देखिए आजकल तो ये थोड़ा सा एक, मैं क्या बत बोलूं उस पे, थोड़ा सा आजकल ये बहुत ज्यादा ग्लैमराइज कर दिया गया है कि अगर आप बिजनेस अपना आईआईटी या आईएम का लगाते हैं, तो वो थोड़ा इम्पैक्टफुल होता है इम्पैक्टफुल। बट आजकल हम्म। क्या है कि दे ऑल इंस्टीट्यूट्स आर मेक अ लॉट ऑफ मनी अबाउट। अब आईआईटी हो गया, या आईएम, कोई भी बहुत बड़े लेवल का आईएम, लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अपना एक 6 महीने का कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वैल्यूएशन है 3-4 लाख रुपए। हम्म। और एक्चुअली में वो उसकी कोई वैल्यू एडिशन हो नहीं रहा। आपके स्किल लेवल पे आपको डिग्री तो मिल जा रही है, तो मोस्टली लोग उसकी डिग्री लेने के लिए, एक अपने रिज्यूमे पे ऐड करने के लिए, मैं आईएम से पढ़ा हूँ,
कि डिग्री आपको एंड ऑफ द डे आईआईएम की मिल रही है, आईआईटी की मिल रही है, और ये कॉन्वोकेशन उसका दुबई में करा रहे हैं। 6 महीने की फीस है 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए। तो लोग आजकल उस पर भी ज्यादा फोकस्ड है ना, बट आई थिंक उसके अलावा जो जो जैसे डेटा साइंटिस्ट का, डेटा एनालिटिक्स का, पावर बीआई का जो सर्टिफिकेशन है वो ज्यादा इम्पैक्टफुल है, क्योंकि आप उससे एक्चुअल में चीजें सीख रहे हैं। पावर बीआई हो गया, या इवन एक्सेल, एडवांस एक्सेल का जो है, या एचआर एनालिटिक्स का है, हम्म डेटा एनालिस्ट एनालिटिक्स है, तो इसके जो आप कोर्सेज लेते हैं ये एटलीस्ट 1 ईयर के भी होते हैं और आपको समझ में भी आते हैं। बाकी ये सब आईआईटी आईएम वाले कोर्स भी आप कर सकते हैं, देखिए टोटली अपॉन पर्सनल चॉइस, इफ यू हैव दैट मनी टू गो फॉर। बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज जस्ट टू गेट अ टैग ऑफ इट, पीपल आर यूजिंग इट। अब पीएमपी का हम्म जो सर्टिफिकेशन है, ये 6 मंथ का पीएमपी का आ रहा है आपको 6 6 लाख रुपए का, एंड दैट इज ऑफ नो यूज आई बिलीव। इंटेंट क्या है बट उसके लोग पीछे, कर ये रहे हैं। जरूरी बन जाता है? सिर्फ टैग लेने के लिए कर रहे हो, उसके बाद इंटेंट ही टैग लेने के लिए, अपनी रेज्यूमे थोड़ी एनहांस करने के लिए, और थोड़ा लिंक्डइन पे अपने आप को दिखाने के लिए, दैट आई कंप्लीटेड कोर्स, एंड और दे विल मेंशन एवरीवेयर कि फ्रॉम आई हैव बीन पास्ड आउट, so it's like that. ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि इंडिया में बहुत लोग काम कर रहे हैं, तरक्की भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा। कुछ कुछ लोग हैं जो ऑप्ट कर लेते हैं बाहर पे जाके भी प्रोजेक्ट करने के लिए। बाहर मीन्स कनाडा हो सकता है, यूके हो सकता है। तो आपको भी लग रहा है कि बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं, स्विच कर रहे हैं अलग कंट्रीज में भी? जाते तो हैं अभी भी लोग, स्पेशल लेवल पे ये ज्यादा रहता है, बट अब तो धीरे धीरे काफी कम हो गया, क्योंकि बाहर भी आप देखें कनाडा में भी लोग अब वापस इंडिया आ रहे हैं। तो चीजें अब चेंज हो गई हैं, और प्रेशर लेवल पे थोड़ा सा आदमी अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचता है, एनर्जेटिक रहता है, यंग रहता है, तो वो जाने का ज्यादा उसको, मतलब इजली वो, आप किसी की बातों में मैन आ जाता है, मैनिपुलेट जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसको एक्चुअल मार्केट रियलिटी पता नहीं है। फिर वो वहां जाते हैं, फिर वो, नाउ आई, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर मूविंग बैक फ्रॉम कनाडा टू इंडिया, मूविंग बैक फ्रॉम यूके टू इंडिया। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ, देखिए आप, हर चीज पैसा थोड़ी, अगर आप यहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, यू आर हम्म स्टेइंग विद योर पेरेंट्स एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ देम, तो हम्म दीज आर दी मोस्ट अंडररेटेड प्लेजर्स ऑफ लाइफ। आप अब हम्म घर आते हैं, आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं, ऑलरेडी मेड, चलो ठीक है। और बाहर आप जाते हैं तो बाहर बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ है ना, क्योंकि एक तो आपके पेरेंट्स भी यहाँ परेशान हो रहे हैं, आप भी वहां जाके स्ट्रगल कर रहे हैं, और फिर थोड़ा सा उतना दूर है कि अगर कुछ इमरजेंसी होगी, फैमिली इमरजेंसी होगी, तो आप आ भी नहीं सकते, आ भी नहीं यू सकते। नो आ भी नहीं सकते। और आप इनिशियली आप जाते हैं तो आप 1 2 साल का पहले ही वो चाहते हैं कि फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर आई नॉट कम बैक टू इंडिया। ओके समर, बहुत ज़्यादा हमें इंफॉर्मेटिव सेशन मिला, ओशन ऑफ नॉलेज मिला इस सेशन से। जो लोग फ्रेशर्स है, जो लोग एक्सपीरियंस है, इस वीडियो से बहुत सीखने को उनको मिलेगा। एंड ऐसे ही हम आपके साथ भी पॉडकास्ट करेंगे आगे चलकर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन समर, इट वॉज अ प्रिविलेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।